हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल हार्ट ऑफ एनसीईआरटी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 11, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे बाल गोविंद भगत के बारे में। आइए इनके कुछ जीवनी को पढ़ना है तो पढ़ते हैं। और इसमें कुछ एमसीक्यू भी दिया हुआ है। आप कहानी को अच्छा समझिएगा तभी आप एमसीक्यू को सही कर पाइएगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। बाल गोविंद भगत मंझले कद के गोरे चिट्ठे आदमी थे। 60 से ऊपर के होंगे। बाल पक गए थे। लंबी दाढ़ी जटाजूट तो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से ही जगमग किए रहता था। मतलब देखिए, बाल गोविंद जो थे मंझले मंझले कद के। कैसे कद के? मंझले, यानी कि नहीं ज़्यादा बड़ा थे नहीं ज़्यादा छोटा थे, बीच के थे। और उम्र कितना हो रहा था? 60 से ऊपर। और बाल पक गए थे। लंबी दाढ़ी और जट मतलब नहीं रखते थे, लेकिन फिर भी उनका जो बाल दाढ़ी था वो सफ़ेद बालों से जगमग किए रहते थे। कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे। कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर पर कबीरपंथी सी कनपटी टोपी। जब जाड़ा जाता एक काली कमली ऊपर से ओढ़े, कमली के मतलब समझिएगा कंबल, ओढ़े रहते। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामनंदिनी चंदन, जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता। गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडौल माला बांधे रहते। देखिए, यहाँ से ढेर सारा एमसीक्यू पूछता है कि कैसा माला बांधे रहते थे, टीका कैसे लगाते थे, क्या ओढ़ते थे, टोपी कैसे पहनते थे। टोपी का पर कबीरपंथ थी, माला किसकी? तो तुलसी की जड़ के। तो इस टाइप से आप याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाएगा कि बाल गोविंद भगत साधु थे। देखिए, ऊपर जो भी हम लोग अभी पढ़े उनसे इन्हें नहीं कह सकते थे कि साधु थे। नहीं, साधु नहीं थे। साधु थे नहीं, आप नहीं कह सकते हैं। बिल्कुल गृहस्थ। गृहस्थ मतलब कि घर पे रहने वाला। उनकी गृहिणी को तो मुझे याद नहीं। ऐसा कौन बोल रहे हैं? लेखक बोल रहे हैं। उनके बेटे और पतोहों को तो मैंने देखा है। मतलब उनकी गृहिणी मतलब कि उनकी पत्नी को मैंने तो देखा नहीं है, मुझे याद नहीं है। कि उनके बेटे और पतोहों को तो मैंने देखा था। थोड़ी खेती बाड़ी भी थी और एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था। किंतु खेती बाड़ी करते, परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत साधु थे। साधु साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले। मतलब इतना काम करने के बावजूद भी वो साधु थे। साधु, ऐसा कौन बोल रहे हैं? लेखक। कबीर को साहब मानते थे। कबीर को क्या मानते थे? साहब मानते थे। उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदेशों को पर चलते, कभी झूठ न बोलते, खारा व्यवहार रखते, किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते, न किसी से खामखा झगड़ा मोल लेते, किसी की चीज़ नहीं छूते, न बिना पूछे व्यवहार में लाते। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कौतूहल होता। कभी कभी वह दूसरे के खेत में शौच के लिए भी नहीं बैठते। इतना मतलब वो मतलब सच पे रहते थे। वह गृहस्थ थे, लेकिन उनकी सब चीज़ें साहब की थी। वो मतलब घर पे रहने वाले व्यक्ति थे। घर घर भी था और उनके पत्नी भी थी और बेटे भी थे, पोतों भी थे, लेकिन फिर भी वो सब अपना सब चीज़ किसे मानते थे? साहब की थी। मतलब वो चाहते थे कि उनका कुछ नहीं है, सब कुछ साहब का है। जो कुछ भी खेत में पैदा होता, सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते, जो उनके घर से 4 कोस दूर पर था। उनका साहब का जो मठ था वो कितने दूर था? 4 कोस दूर था। एक कबीरपंथी मठ से मतलब वह दरबार में भेंट रूप रख लिया जाकर प्रसाद के रूप में जो उन्हें मिलता उन्हें घर लाते और उसी से गुजर चलाते। मतलब वो जो भी खेती बाड़ी करते थे उनको लेकर कहाँ जाते थे? कबीरपंथी मठ में, और वहाँ पर भेंट के रूप में रख दिया करते थे और वहाँ से उन्हें जो मिलता उन्हीं से वो गुजारा चलाते। इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध था। कौन बोल रहे हैं? ये लेखक बोल रहे हैं। उनके मधुर गान पर जो सादा सरवादा ही सुनने को मिलते हैं। कबीर के वे सीधे साधे पद जो उनके कंठ से निकल कर सजीव हो उठते हैं। आषाढ़ की रिमझिम है, समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है। कहीं हल चल रहे हैं तो कहीं रोपनी हो रही है। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं। औरत कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी हैं।
आसमान बादल से घिरा, धूप का नाम नहीं, ठंडी पुरवाई चल रही है। ऐसे ही समय पर आपके कानों में एक स्वर तरंग झंकार सी कर उठी। यह क्या है? यह कौन है? यह पूछना न पड़ेगा। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं। उनकी अंगुली एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही है। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर की ओर भेज रहा है और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं। मेड़ पर खड़ी औरतों के ओठ कांप उठते हैं। वे गुनगुनाने लगती हैं। हलवाहे यानी कि हल चलाने वाले हलवाहे के पैर ताल से उठने लगते हैं। रोपनी करने वाली अंगुलियां एक अजीब क्रम में चलने लगती हैं। बाल गोविंद भगत का यह संगीत है या जादू? बाल मतलब कौन बोल रहे हैं? लेखक बोल रहे हैं कि बाल गोविंद भगत का यह संगीत है या जादू। भादों की वह अंधेरी अधरतिया। अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई है। बादों की गरज, बिजली की तड़प में अब आपने कुछ नहीं सुना हो, किंतु अब झीली की झंकार या दादरों की टरटर बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती। उनकी खंजड़ी डिमक डिमक बज रही है और वे गा रहे हैं। वह गीत गा रहे हैं। गोदी में पियुआ चमक उठे सखिया, चिहुक उठे ना। मतलब वैसा कुछ गीत गा रहे हैं वो। हाँ, पिया तो गोद में ही है, किंतु वह समझती है वह अकेली है। चमक उठती है, चिहुक उठती है। उसे भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में उनका यह गाना अंधेरे में अकस्मात कौंध उठने वाली बिजली की तरह किसे न चौंका देता। अरे अब सारा संसार निस्तब्धता में सोया है, मतलब पूरा सन्नाटा में सोया है। निस्तब्धता का मतलब समझिएगा सन्नाटा। बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है, मतलब सब कुछ सोया हुआ है। ऐसा कौन बताना चाह रहे हैं? तो लेखक कहना चाह रहे हैं कि सब कुछ सन्नाटा पूरा छाया हुआ है, सब सोए हुए हैं, लेकिन बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है, जाग रहा है। तेरी गठरी में लगा चोर मुसाफिर जाग जरा, ऐसा वो गाना गा रहे हैं। तेरी गठरी में लगा चोर मुसाफिर जाग जरा। आगे पढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ पर कुछ उनका मंडली का चित्र दिखाया हुआ है, फिगर सब समझ सकते हैं। यहाँ पर जो तबला लिए हुए हैं ढोल टाइप का, वो है बाल गोविंद भगत जी। कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ शुरू हो गई, जो फागुन तक चला करती थी। इन दिनों वह सवेरे ही उठते, न जाने किस वक्त जाकर वह नदी स्नान को जाते, गांव में ही 2 मील दूर, वहां से नहा धोआ कर लौटते और गांव के बाहर ही पोखरे के ऊंचे भिंडे पर अपनी खंडी लेकर बैठते और अपने गाने टेरने लगते। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ। कौन बोल रहे हैं? तो लेखक जी। किंतु एक दिन माघ की उस दांत किटकिटाने वाली भोर में भी उनका संगीत मुझे पोखरे पर ले गया था। अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे। हाँ, पूरब में लोही लगी थी, जिसकी लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। खेत, बगीचा, घर सब कुहासा छा रहा था। सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवृत मालूम पड़ता था। उस रहस्यमय वातावरण में एक कुश की चटाई पर पूरब मुँह काली कमली ओढ़े बाल गोविंद भगत अपनी खंडी लिए बैठे थे। खंजरी लिए बैठे थे। उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा था। उनकी अंगुलियां खंजरी पर लगातार चल रही थी। गाते गाते इतने मस्त हो जाते, इतने सुरूर में आते, उत्तेजित हो उठते कि मालूम होता अब खड़े हो जाएंगे। कमली तो बार बार, कमली मतलब यहाँ समझिएगा कंबल, कंबल तो बार बार सिर से नीचे सरक जाती। मैं जाड़े से कंपकपा रहा था, किंतु तारे की छाँव में भी उनके मस्तक के श्रम बिंदु, यानी श्रम बिंदु यहाँ समझिएगा पसीना, जब तब चमक ही पड़ते। मतलब वो कह रहे हैं कि मैं तो काँप रहा था, लेकिन उनका जो था तारे की छाँव में उनका जो मस्तक में श्रम बिंदु यानी कि पसीना जो था, जब तब चमक ही पड़ते। गर्मियों में उनकी सांझा कितनी उमस भरी, शाम को न शीतल करती,
मतलब शाम गर्मी के दिन में वो साझा गाते थे। अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते। गांव के उनके कुछ प्रेमी भी जुट जाते। खंजड़ियों और करतालों की भरमार हो जाती। कुछ लोग उसके आसपास जुट जाते थे। एक पद बाल गोविंद भगत कह जाते। उनकी प्रेमी मंडली उसे धुराती तिहराती। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता। एक निश्चित गति से उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते। धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता। होते होते एक क्षण ऐसा आता कि बीच में खंजड़ी लिए बाल गोविंद भगत नाच रहे थे और उनके साथ ही सबके तन और मन नृत्यशील हो उठे। सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओतप्रोत है। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना एक चरम उत्कर्ष पर उस दिन देखा गया, मतलब उनकी जो संगीत साधना थी सबसे ज़्यादा कब देखा गया, जब उनका बेटा मरा। इकलौता बेटा था वह। कुछ सुस्त और भोदा सा था, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते। उनकी समझ में ऐसे आदमियों को ही ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज़्यादा हकदार होते हैं। बड़ी सास से उनकी शादी कराई थी। पतोह बड़ी ही सुबक और सुशील मिली थी। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निर्वत कर दिया था और उनको क्या किया था कि मतलब मेन बना दिया था, और इससे भगत जी पूरा आज़ाद हो गए थे। उसने उनका बेटा बीमार है, इसी खबर रखने वाले लोग कहाँ फुर्सत थी। मतलब कहना चाह रहे हैं कवि जी कि उनका बेटा बीमार है, इसकी खबर रखने वाले लोगों की कहाँ फुर्सत थी, किंतु मौत तो अपनी और सबका ध्यान खींचकर ही रहती है। हमने सुना बाल गोविंद भगत बेटा मर गया। हमने अभी सुना, पीछे कहानी में पढ़े हैं कि बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया। कौतूहलवश उनके घर गया, मतलब कवि जी गए, देखकर दंग रह गया। बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर एक सफ़ेद कपड़े से ढांक रखा है। वह कुछ फूल तो हमेशा ही रोपते रहते थे। कुछ फूल कौन रोपते रहते थे? बाल गोविंद भगत जी। उन फूलों में कुछ छोड़कर उस पर बिखरा दिए। फूल और तुलसी दल भी सिराहने का एक चिराग जला दिए। सिराहने यानी कि सर के पास एक चिराग जलाकर रखा है, और उसके सामने जमीन पर ही आसन जमाए गीत गाए चले जा रहे हैं। वही पुराना स्वर, वही पुरीली तल्लीनता। घर में पतोह रो रही है, जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही हैं, किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं। हाँ, गाते गाते कभी कभी पतोह के नज़दीक भी जाते हैं और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते हैं। मतलब बाल गोविंद भगत अपने पुतोह के पास गए और उन्हें समझाएं कि रो मत, उत्सव मनाओ। आत्मा परमात्मा के पास चली गई है, बिरहनी अपनी प्रेमी से जा मिली है। मतलब वो कह रहे हैं कि आत्मा परमात्मा के पास चली गई है, बिरहनी अपने प्रेमी से जा मिली। भला इससे बढ़कर आनंद की कौन बात। मैं कभी कभी सोचता, लेखक बोल रहे हैं राम वृक्ष बेनापुरी, कि मैं कभी कभी सोचता यह पागल तो नहीं हो गए, किंतु नहीं, वह जो कुछ कह रहे थे उसमें उनका विश्वास बोल रहा था। वह चरम विश्वास जो हमेशा से ही मृत्यु पर विजयी होता आया है। बेटे के क्रियाक्रम में तुल नहीं किया, पतोह से ही आग दिलाई उसकी। मतलब जो बेटा का जो क्रियाक्रम होता है उसमें जो अग्नि दिए, कौन दिया? तो पतोह ही दिए। देखिए, हम जब MCQ लास्ट में कराएंगे तो MCQ कहानी से ही है, तो आप कहानी को अच्छा से पढ़िएगा, अच्छा समझिएगा, इसके बाद MCQ बनाइएगा, ताकि आपके एग्जाम में एक भी ना छूटे। ना तो फिर आप ऐसे ही ओवरव्यू लेके चल जाइएगा, कहानी को स्पीड में पढ़िएगा, देखते बिना स्किप किए, मतलब स्किप कर करके आप देखिएगा वीडियो, तो आपको समझ में नहीं आएगा कहानी, तो आपका MCQ नहीं सही होगा। इसलिए कहानी को अच्छा से आप ध्यान से पढ़िएगा, अच्छा समझिएगा, ताकि MCQ आपका पूरा से पूरा सही हो। तो क्या हम लोग पढ़ रहे थे, आइए समझते हैं
कि बेटे के क्रियाक्रम में तूल नहीं किया, पतूहों से ही आग दिलाई उसकी, किंतु जय ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई, पतूहों के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया। मतलब जैसे ही श्राद्ध की कर्म पूर्ति हुई तो पतूहों के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया, यह आदेश देते हुए कि उसकी दूसरी शादी कर देना। उसके भाई को बुलाएं, अपना बहू के भाई को, और उन्हें बोलें कि इसकी दूसरी शादी करा देना। इधर पतूहू रो रो कर कहती, मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा, बीमार पड़े तो कौन एक चूलू पानी भी देगा। मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिए। लेकिन भगत का निर्णय अटल था। वो बोले, तू जा, नहीं तो मैं इस घर को छोड़कर चला जाऊंगा। यह थी उनकी आखिरी दलील, और इस दलील के आगे बेचारी क्या चलती। मतलब वो ऐसा बोल रहे थे कि अगर तुम नहीं जाएगी तो इस घर को हम छोड़कर चले जाएंगे। अब बेचारी क्या करती, तो उनको जाना पड़ा। बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई। वह हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते। स्नान पर उतनी आस्था नहीं रखते जितना संत समागम और लोक दर्शन पर। पैदल ही जाते। करीब 30 कोस पर गंगा थी। साधु को संबल लेने का क्या हक, और गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे। अतः घर से खाकर चलते तो फिर घर पर ही लौटकर खाते। रास्ते भर खंडी बजाते, गाते, जहाँ प्यास लगती पानी पी लेते। 4-5 दिन आने जाने में लगते, किंतु इस लंबे उपवास में भी वो मस्ती। अब बुढ़ापा आ गया था, किंतु टेक वही जवानी वाली। इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी। खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी। थोड़ा बुखार आने लगा, किंतु नेम व्रत तो छोड़ने वाला नहीं थे। मतलब जो वो प्रोसेस था वो तो छोड़ने वाले नहीं थे। जो जो काम करते थे वही दोनों जून गोत, स्नान, ध्यान, खेती बाड़ी देखना, दिन रात छींचने लगे। लोगों ने एक मिनट, नेम व्रत तो छोड़ने वाले नहीं थे। वहीं दोनों जून गीत, स्नान, ध्यान, खेती बाड़ी देखना, दिन रात छीनने लगे। लोगों ने नहाने धोने से मना किया, आराम करने को कहा, किंतु हंस कर टाल देते रहे। उस दिन भी संध्या में गीत गाए, किंतु मालूम होता जैसे तागा टूट गया हो। माला का एक एक दाना बिखरा हुआ। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना। जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजला पड़ा रहा। यहाँ से उनकी बाल गोविंद भगत की मृत्यु हो जाती है, और यह चैप्टर भी यहीं पर समाप्त होता है। आइए हम लोग कुछ MCQ करेंगे। अगर आप कहानी को अच्छा समझे हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आइए पूरा वीडियो पे बने रहें अभी। आइए MCQ हम पढ़ते हैं। पहला है कि बाल गोविंद भगत कैसे कद के थे। तो वो थे मंझले कद के, यानी कि ना ही बड़े ज़्यादा बड़े थे, ना ही ज़्यादा नटा थे, वो मंझले कद के थे। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बाल गोविंद भगत की उम्र कितनी होगी। तो जो बाल गोविंद भगत की उम्र थी वो 60 के ऊपर थी। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत की टोपी कैसी थी। तो उनकी जो टोपी थी वो थी कबीरपंथी जैसी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत के गलों में कैसी माला बांधे रहते थे। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तुलसी की जड़ों की। फाइव क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत किनको साहब मानते थे। तो साहब मानते थे कबीर दास को। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग भी यदि अच्छा से कहानी को पढ़े हैं तो आप लोग भी पहले टिक मारिए, और ऑप्शन में कमेंट बॉक्स में ऑप्शन पिन कीजिए कि 5 का ये होगा, 6 का कौन सा होगा, ऐसा कुछ करके। और कहानी सब कितना सीखे ये भी बताएं। 6 क्वेश्चन है कि परिवार रखते हुए बाल गोविंद भगत क्या थे। तो परिवार रखते हुए यानी कि गृहस्थ रहते हुए भी बाल गोविंद जो भगत थे वो थे साधु। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन, बाल गोविंद भगत का व्यवहार कैसा था। खारा और सांचा था, साधु बैरागी जैसा था, और झगड़ा नहीं करने वाला। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सभी। 8 है, अपनी फसल को बाल गोविंद भगत 4 कोस दूर कहाँ ले जाते थे। तो देखिए वो अपना जो भी फसल था या जो भी चीज़ था वो अपना नहीं मानते थे। वो सब किससे मानते थे, वो सब चीज़ कहते थे कि ये सब चीज़ साहब का है। तो उसे जो पैदा होता था उसे सब लेकर कबीर पंथी मठ में जाते थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 9 है, बेटे के मरने के बाद बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे।
तो जो बेटे का जो उनका मृत्यु हो गया था, उनके बाद वो गाना गा रहे थे, यानी कि कविता जो भी गा रहे थे गाना गा रहे थे। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 10 है, भगत जी का बेटा कैसा था? जो भगत जी का जो बेटा था बाल गोविंद भगत का, सुस्त और भोदा सा था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 11 है कि बाल गोविंद भगत के बेटे के मृत शरीर को मुख्य अग्नि किसने दी? तो जो मुख्य अग्नि दी थी उनकी बहू ने, यानी कि पतोहू या कह सकते हैं बहू, तो बहू ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 12 क्वेश्चन है कि बाल गोविंद भगत ने बहू के भाई को क्या आदेश दिया? तो देखिए, जब पूरा श्राद्ध कर्म हो गया था, उसने अपने भाई को आदेश दिया, बहू के भाई को, कि घर वापस ले जाएं, बेटे को मुख्य अग्नि देने का नहीं, वो बोले कि पूर्ण विवाह इसका करा देना। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, कि बहू का पूर्ण ले जाइए या पूर्ण विवाह इसका करा दीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 13 है कि बेटे की श्राद्ध अवधि के पूरी होने पर भगत ने किसे बुलाया? जैसे बेटे की श्राद्ध अवधि पूरी हुई तो उसने पतोहू को, भाई को बुलाया। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 14 है कि बाल गोविंद भगत पाठ के लेखक कौन है? तो बाल गोविंद भगत के पाठ के लेखक हैं राम वृक्ष बेनापुरी। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 15 क्वेश्चन है कि बाल गोविंद भगत के गीतों में कौन सा भाव व्यक्त होता था? तो उनमें जो गीत था, उनके जो भाव व्यक्त होता था वो ईश्वर भक्ति का भाव व्यक्त होता था। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। यह सेशन कैसा लगा आप लोग को कमेंट में जरूर बताइएगा, और मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।